जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हिंदू पंचांग के अनुसार नया साल शुरू होने जा रहा है। हिंदू संवत 2072 का क्या है वर्षफल, जानेंगे ग्रहों का मंत्रिमंडल, देश विदेश के सितारे नव संवत्सर के पहले दिन किस तरह के उपाय करें, साथ ही घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, ये सब जानेंगे हमारे आज के महाउपाय में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ पर कैसा रहेगा साल का पहला दिन, क्या कहते हैं देश विदेश के सितारे, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से नए साल का पहला दिन कैसे बनाएं खास। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 ये हमारे हिंदू वर्ष का आज आखिरी दिन है। विक्रम संवत 2071 का आज आखिरी दिन है। मास चल रहा है चैत्र और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है शुभ और करण है नाग। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार है, आज एक तो अमावस्या की तिथि भी है, साथ ही साथ आज सूर्य ग्रहण भी बढ़ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। नव संवत्सर शुभारंभ के साथ ही राशियों पर किस तरह का प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जी बिल्कुल, जब हम अंग्रेजी नया साल आरंभ करते हैं 1 जनवरी के आसपास, हम आपको आपकी राशि अनुसार पूरा वर्षफल बताते हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारा हिंदू नववर्ष आरंभ हो तो हम आपका राशिफल भी बताएं कि आपका वार्षिक राशिफल हिंदू नववर्ष के अनुसार कैसा रहने वाला है। तो इस क्रम में सबसे पहले मेष राशि। बृहस्पति मन अशांत करता रहेगा आपके लिए। अनावश्यक विरोधी आपके लिए समय समय पर उत्पन्न होते रहेंगे। स्त्री पुत्र आदि को कष्ट पहुंच सकता है। राहु शुभ फल दे रहा है आपको। 13 जुलाई से गुरु परिवर्तित होकर के बहुविध शुभ फलकारी आपके लिए बनने जा रहा है। शत्रुओं का शमन होगा 13 जुलाई के बाद से। नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति होगी। सभी कार्यों में आपको फिर उसके बाद सफलता प्राप्त होने लगेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों पर किस तरह का प्रभाव हो रहेगा।
वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए पूरा वर्ष अच्छा नहीं है। कुछ समय आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मान सम्मान में कमी का अनुभव होता रहेगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं चलेगा, स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग हैं। ज्यादा प्रयास करने से भी सफलता आपको कम मिलेगी। नौकरी में बाधा उत्पन्न होगी। राहु केतु लाभ बीच बीच में आपको समय समय पर कराते रहेंगे। शनि और गुरु यानी बृहस्पति दोनों की शांति का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। गुरुवार को हल्दी और गुड़ का दान करना चाहिए और गुरुवार को पीला वस्त्र यदि धारण करके आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए ग्रह योग अत्यंत सहायक बन रहे हैं। गुरु और शनि आपके लिए अनुकूल बनेंगे। शत्रु पराजित होंगे। बिगड़े कार्य सिद्ध होने के संयोग बनते हैं। सद्विचारों में वृद्धि होगी। धन संपत्ति न्यायालय के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। 13 जुलाई के बाद से गुरु परिवर्तित होकर के हल्का पड़ जाएगा। पद प्रतिष्ठा में कमी आने के संयोग आपके लिए उसके बाद से बनते हैं, तो इससे बचने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपको निरंतर करते रहना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए हिंदू नववर्ष के आरंभ से ही आपकी राशि में भ्रमण करता हुआ गुरु बहुविध क्लेशकारी बन रहा है। पैसे की कमी आपको परेशान करती रहेगी। मानसिक शारीरिक क्षमता में भी कमी आएगी। अनावश्यक झगड़ा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। शनि की शांति के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए और अपने से आपको सुंदरकांड का पाठ करते रहना है। 13 जुलाई से गुरु परिवर्तित होकर के स्थितियां आपके अनुकूल बनाएगा। धन आने के योग उसके बाद ही आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सिंह राशि वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अच्छे कार्यों के भी विपरीत परिणाम आपके समक्ष आएंगे। शनि की ढैया आपके लिए चल रही है। आपका पैसा आपके काम में नहीं आएगा। बेचैनी बनी रहेगी। राहु से धन का दुरुपयोग होगा। केतु के कारण हानि होगी। बुद्धि काम नहीं करेगी। गुरु और शनि की शांति का उपाय यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए गुरु और शनि आपकी शक्ति और सामर्थ्य में वृद्धि करेंगे। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी, नया वाहन या फिर घर इत्यादि मिलने के आपके लिए संयोग बनेंगे। वाणी व्यवहार में निखार आएगा। राहु केतु कुछ खराब संयोग आपके लिए अवश्य बनाएंगे, किंतु 13 जुलाई के बाद जो गुरु का संयोग होगा वो आपके लिए थोड़ा सा और हल्का पड़ेगा। आमदनी घटने और खर्चा बढ़ने के संयोग आपके लिए बनते हैं। और अब जानते हैं कि तुला राशि वालों का कैसा रहेगा राशिफल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य, धन और कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह वर्ष आपके लिए मध्यम फलकारक बनता है। शरीर थका और मन अशांत रहेगा। शनि की उतरती 7.5 आपका समाज में आकर्षण कम कर सकती है। राहु व्यय और केतु शत्रु वृद्धि कराएगा। 13 जुलाई से स्थितियां आपके लिए पूरी तरीके से अनुकूल हो जाएंगी। धन संपत्ति, न्यायालय से संबंधित किसी कार्य में आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। और चलिए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष मिश्रित फलकारक कहा जा सकता है। शनि आपकी राशि का होकर के बहुविधि कष्टकारी है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। विष, शस्त्र, अग्नि से सावधान रहना चाहिए। तो जो भी आप दवाइयां लेते हैं कभी भी बिना जानकारी के दवाइयां ना लें। उनकी एक्सपायरी डेट देख करके दवा लेना चाहिए। ऐसे में आपको कहीं कोई खतरा हो सकता है। बृहस्पति आपके लिए शुभ फलकारक बनता है। किसी नए अधिकार का पद की आपको प्राप्ति हो जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। 13 जुलाई के बाद से पैसे की कमी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। और अब जानते हैं कि धनु राशि वालों का कैसा रहेगा राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के अनुसार अष्टम का गुरु और शनि की चलती हुई 7.5 सर्वथा कष्टकारक रहेगी। वाणी व्यवहार में कठोरता आएगी। सभी कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। भाग्य जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका साथ सहयोग नहीं कर पाएगा, समर्थन नहीं देगा। 13 जुलाई से सभी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। धन आएगा, पैसा आएगा। शनि की शांति का उपाय आपको निरंतर करते रहना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए 13 जुलाई से पहले का समय जो है वह बेहद अनुकूल कहा जा सकता है। भवन भूमि के साथ साथ नौकरी इत्यादि का सुख आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। एकादश का शनि बहुविध लाभकारी होगा आपके लिए। आय के स्रोत और नए उत्पन्न कर सकता है।
13 जुलाई से गुरु परिवर्तित होकर के निष्ठकारी आपके लिए बनता है। परेशानियां आपको उसके बाद से घेरने लगेंगी। कार्यों में नाना प्रकार के विघ्न और अवरोध का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से कोई राजकीय पक्ष से आपको परेशानी मिल जाए, कोई उलझन आ जाए, ऐसे संयोग भी बनते हैं, तो थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रह सकती है। इस विक्रम संवत 2072 में पुत्रादि से मनमुटाव बना रहेगा, मन उचाट और थका सा रहेगा। शनि के कारण कुछ काम हाथ में आएंगे लेकिन लाभ नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। 13 जुलाई से सभी समस्याओं का समाधान स्वतः ही होने लगेगा। धन आएगा, वाणी व्यवहार से सभी को आकर्षित आप कर सकेंगे। और अब जानते हैं कि मीन राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्षारंभ में पंचम का बृहस्पति बहुविधि लाभकारी होगा। नौकरी में प्रोन्नति होगी, धन का लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। नवम भाव का शनि आपको खूब यात्राएं कराएगा और ये यात्राएं धार्मिक हो, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। 13 जुलाई से गुरु परिवर्तित होगा, परेशानियां आपको स्वतः ही घेरने लगेंगी, कार्यों में अवरोध आएंगे और राजकीय पक्ष से उलझने बढ़े, ऐसा संयोग आपके लिए बनता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्षफल कैसा रहेगा हिंदू संवत 2072 का, और इसका आपके ऊपर और हमारे समाज पर, हमारे देश विदेश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ग्रहों का मंत्रिमंडल किस प्रकार से होगा, देश विदेश के सितारे क्या कहते हैं। इस बार जो मंत्रिमंडल है ग्रहों का, उसमें राजा है शनि और मंत्री है मंगल। राजा शनि और मंत्री मंगल के नेतृत्व में कीलक नाम के नव संवत्सर संकल्पादि में वर्ष भर प्रयोग किए जाएंगे। पूजा पाठ में जो भी आप संकल्प लेते हैं उसमें कीलक नाम संवत्सर का प्रयोग किया जाएगा। इस वर्ष आकाशीय चुनाव में राजा यानी राष्ट्रपति का पद शनि देवता को प्राप्त हुआ तथा प्रधानमंत्री का पद मंगल देवता को मिला है। ये दोनों उग्र ग्रह तथा परस्पर विरोधी ग्रह हैं। पूर्व धान्येश विभाग शुक्र को, पश्चिम धान्येश विभाग बुध को मिला है। मेघ यानी सिंचाई, वर्षा आदि का विभाग चंद्रमा को तथा रस पदार्थ घी, तेल, दूध, शक्कर, गुड़ आदि का विभाग जो है वह सूर्य देवता को मिला है। नीरस पदार्थ जैसे सुपारी, लौंग, इलायची आदि किराना पदार्थ जो है इनका विभाग शुक्र देवता को मिला है। फलों से संबंधित यानी पर्यावरण, जंगल आदि का विभाग तथा दुर्गा यानी सुरक्षा से संबंधित विभाग जो है वह चंद्र देवता को प्राप्त हुए हैं। धन यानी अर्थ का विभाग जो है वह बुध देवता को मिला है। इस प्रकार कुल 10 विभागों में से 7 विभाग शुभ ग्रहों को और 3 विभाग क्रूर यानी उग्र ग्रहों को प्राप्त हुए हैं, किंतु प्रधान 2 विभाग क्रूर ग्रह शनि और मंगल को ही प्राप्त हुए हैं। कीलक संवत्सर का फल यह कहता है कि पृथ्वी पर मेघपूर्ण वर्षा होगी और राजाओं की स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी। सौम्य सम्मत कहता है कि सभी फलों का उत्पादन होगा, जनता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, समाज में शांति रहेगी। वर्ष के राजा शनि हैं, उनका फल कहता है कि वर्षा कम होगी, जनता में बीमारियां फैलेंगी, राजाओं में परस्पर युद्ध बढ़ेगा और चोरों का आतंक बढ़ेगा। मंत्री मंगल कहते हैं कि चोर रोग जनता को पीड़ित करेंगे, इनको पीड़ा पहुंचाएंगे। पशुओं में दूध कम होगा। संवत का वास माली के घर में होने के चलते सभी प्रकार की वस्तुएं सस्ती होने के लक्षण कहे जा सकते हैं। संवत्सर में समय का वाहन घोड़ा होने के कारण भूकंप आदि महाभय की स्थिति, राजनेताओं में विग्रह होना और वर्षा की कमी भी बन सकती है। आइए अब जानते हैं कि क्या कहते हैं राजा और मंत्री। शनि राजा हैं, कम वर्षा, जनता में गंभीर बीमारी, चोरों का आतंक, आतंकवादी घटनाओं से लोगों की क्षति होना, ऐसे लक्षण बनते हैं। इसके अलावा तूफान से पेड़ों की क्षति होना, नदियों में पानी कम रहना, ये भी लक्षण इस वर्ष में आपको समय समय पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मंगल देवता मंत्री हैं, तो इनका प्रभाव क्या होगा?
आतंकी विस्फोट, अग्निकांड की छोटी बड़ी घटनाएं होती रहेंगी। पड़ोसियों से संबंध जो हैं वह समय समय पर तनावपूर्ण होते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। वर्ष कुंडली में लग्नेश सूर्य भाग्य में है, उच्च का है, मंगल चतुर्थेश व भाग्येश है, और उसके अलावा बुध जो है धनेश और लाभेश के साथ है। तो गुरु व्यय में है, शुक्र राज्य घर में बैठ करके चतुर्थ शनि को देखता है। इस प्रकार वर्ष लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु उच्च राशि के हैं किंतु वक्री हैं। लग्नेश चंद्रमा भाग्य में केतु त्रिकोणपति मंगल व धनेश सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, ऐसा संयोग बना रहे हैं। इन्हें तथा वर्ष भर के ग्रहों को देखते हुए यथा पूरे वर्ष वृश्चिक का शनि अधिकांश समय गुरु और शुक्र की युति, शनि मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध, 3, 4, 5 ग्रहों की युति इत्यादि को देखते हुए यद्यपि विश्व के लिए पूर्वापेक्षा कुछ अच्छा सा दिखाई देता है। विश्व विशेषकर पूर्वोत्तर देश, खासतौर पर पाश्चात्य देश, अरब आदि पर्वतीय भाग व जलस्थ द्वीपों आदि की स्थिति प्रायः अशांतिप्रद रहने की संभावना बनती है। इनमें पर्वतीय दुर्घटना, खनिज तूफान, विषम वर्षा से उपज में कमी, भूकंपादि आकस्मिक दुर्घटना, यान दुर्घटना तथा राजनीतिक स्तर पर मतभेद, कलह, उलझनों आदि की संभावना के साथ साथ कहीं कहीं नरसंहार, खून खराबा आदि की भी संभावना बनती है। किसी बहुत बड़े संघर्ष की संभावना कम ही कही जा सकती है। कभी कभी उत्तेजक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, किंतु सलाह मशवरा करने से, आपसी सामंजस्य से इन्हें रोका जा सकता है। वार्ताएं, सम्मेलन आदि से समस्याओं का आंशिक समाधान हो जाने की संभावना बनती है। प्रधान व्यक्तियों में व्यस्तता तथा किसी का अभाव आदि भी हो सकता है। नवीन अस्त्र शस्त्रादि की वृद्धि व आविष्कार में कुछ सफलता मिले, ऐसे लक्षण बनते हैं। सतत प्रयास करते हुए भी आर्थिक कमी का असर सर्वत्र परिलक्षित होगा। महंगाई की स्थिति भी प्रायः कुछ कमी के साथ यथावत बनी रहने वाली है। शिक्षा जगत में कहा जा सकता है कि कुछ उहापोह की स्थिति के साथ सामान्य रहने की संभावना है। उद्योग व्यापार जगत में कुछ सुधार के साथ वृद्धि की संभावना बनती है। नवीन रोगों को देखते हुए यह वर्ष पूर्व की तुलना में कुछ अच्छा प्रतीत होता है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में कुछ नए नए प्रकार के रोग बाहर से हमारे देश में आए, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां आई, इस वर्ष इस तरीके की बीमारियों में रोकथाम लगेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। भारत भी इन परिस्थितियों और समस्याओं से अछूता नहीं रह पाएगा। पड़ोसी राष्ट्रों से सतर्क रहना भारत को बहुत आवश्यक होगा। धोखा व हानि मिल सकती है। यद्यपि वर्ष पूरा अच्छा व्यतीत हो सकता है, तथापि प्रशासनिक व उच्च वर्ग में वैचारिक मतभेद व दबाव की नीति बन सकती है, जिसके कारण हानि भी होने की संभावना बन रही है। उच्च वर्ग में व्यस्तता तथा किसी के अभाव की भी संभावना दिखाई देती है। देश का पूर्वोत्तर भाग, खासतौर पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा की स्थिति विशेष असंतोषजनक रह सकती है। जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी, यान, पर्वतीय समुद्रीय भूकंप, आंधी, वर्षा की विषमता, बाढ़, जलप्लावन, वज्रपात, ओला आदि की से क्षति हो सकती है, ऐसी संभावना बनती है, जिससे राष्ट्र में उपज में कहीं कमी तो कहीं अच्छी से सामान्य स्थिति का अनुभव होगा। यही स्थिति देश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र आदि की भी रहने वाली है। देश में शिक्षा जगत में खींचतान मची रहने वाली है, ऐसे लक्षण बनते हैं। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या जटिल होगी, जिससे युवा वर्ग असंतुष्ट और पहले से और ज्यादा निराश होगा। उद्योग जगत सामान्य रहने वाला है। जन सामान्य में कुछ राहत का अनुभव होगा। राजनीतिक स्थिति उठापटक से परिपूर्ण रहेगी। परिवर्तन व खींचतान, विरोध आदि की स्थिति रहने वाली है, तथापि हानि की संभावना, कोई बहुत बड़ी हानि की संभावना नहीं बनती है। असामाजिक तत्व भी कुछ न कुछ सक्रिय रहेंगे। समय समय पर वो अपना भी प्रभाव दिखाते रहेंगे। आर्थिक स्थिति में भरसक प्रयास करने पर भी सुधार की संभावना कम ही दिखाई देती है। महंगाई की स्थिति भी संतोषप्रद नहीं रहेगी। नवीन रोगों की वृद्धि की आशंका दिखाई देती है। आविष्कार जगत में नवीन उपलब्धियां हो सकती हैं। कूटनीतिक सफलता मिलेगी, जिससे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसके साथ साथ स्थिति और भी अच्छी होने की ओर अग्रसर हो सकती है। इस तरह उपरोक्त अनेक समस्याएं होते हुए भी अच्छाई का अनुभव आप इस वर्ष में आगामी नए साल में कर सकते हैं। परिस्थितियां अपेक्षाकृत अच्छी होंगी। नए साल में प्रशासनिक क्षेत्र में राजा शनि कार्यों में स्थायित्व प्रदान करेंगे।
जबकि मंत्री मंगल अनुशासन को बढ़ावा देंगे। जिन लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है उन्हें हनुमान जी की पूजा आराधना करने से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इस नए वर्ष में अधिकांश बड़े पर्व शनिवार को होने से इस वार का स्वामी शनिदेव का वर्चस्व बढ़ा रहेगा। शनि पूरे वर्ष में कभी वक्री तो कभी मार्गी होते रहेंगे। वर्तमान में शनि मंगल के आधिपत्य वाली राशि वृश्चिक में है। ऐसे में व्यापार के हर कार्य का परिणाम कर्म के अनुरूप ही मिलेगा। नए साल में राजनीति में स्थिरता रहेगी। वहीं मंगल का प्रभाव भी दिखाई पड़ेगा। मंगल के प्रभाव से रक्त जनित बीमारियों की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में खासकर अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। नया साल व्यापारियों और किसानों के लिए समृद्धि लाने वाला होगा। 2 आषाढ़ वाला साल 13 माह का होने वाला हिंदू नववर्ष सामान्यतः अंग्रेजी और हिंदू महीने में 12 महीने होते हैं, लेकिन विक्रम संवत 2072 में अधिक मास लग रहा है जिसे हम मलमास कहते हैं। इसके कारण ये जो साल होगा ये 13 महीने का साल होगा। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को संक्रांति कहते हैं। सौर मास 12 और 12 ही राशियां होती हैं। जब 2 पक्षों में संक्रांति नहीं होती तब अधिक मास होता है। आमतौर पर यह स्थिति 32 महीने और 16 दिन में एक बार आती है, यानी हर तीसरे वर्ष में एक बार अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास कहते हैं, वो होता है। ऐसा सूर्य और पृथ्वी की गति में होने वाले परिवर्तन से तिथियों का समय घटने बढ़ने के कारण होता है। नए वर्ष में आषाढ़ 3 जून से आरंभ होकर के 30 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि में 17 जून से 17 जुलाई तक की जो अवधि है, इस अवधि को अधिक मास माना जाएगा। इसी मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। इसमें दान पुण्य, धार्मिक पूजा पाठ आदि किए जा सकते हैं, लेकिन शुभ कार्य इसमें वर्जित होते हैं। पंचांग के अनुसार पहला आषाढ़ कृष्ण 3 जून से 16 जून तक और द्वितीय आषाढ़ शुक्ल 17 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। अधिक मास का प्रथम आषाढ़ जो है वह शुक्ल पक्ष का 17 जून बुधवार से आरंभ होगा। जो द्वितीय आषाढ़ होगा वह कृष्ण पक्ष 16 जुलाई तक रहने वाला है। इससे पहले अधिक मास संवत 2069 में आया था, सन 2012 में था, और अब इसके बाद 2075 में यानी सन 2018 में होगा। इस दौरान 17 जुलाई से गुप्त नवरात्र भी आरंभ होंगे, जिसमें मां भगवती का पूजा अनुष्ठान करना 100% अच्छा लाभ देता है। साथ ही साथ इस आज ही की तिथि से चैत्र नवरात्र आरंभ हो जाते हैं। तो ये जो तिथि है ये बहुत ही आवश्यक तिथि है। नव संवत के साथ चैत्र नवरात्र आरंभ हो जाते हैं। तो किस प्रकार आपको नव संवत आरंभ करना चाहिए, इस तिथि को किस तरीके से आप शुभ बना सकते हैं, आइए ये भी आपको बता देते हैं। नव संवत्सर के दिन आपको क्या करना चाहिए। सभी चाहते हैं कि हम निरोगी रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारा समय अच्छे से बीते और हमारा जो हिंदू नववर्ष है यानी नव संवत्सर है वो हमेशा शुभ बना रहे। तो आपको करना यह है कि नव संवत्सर के पहले दिन नीम की कोमल पत्तियां ले आएं, उनको ला करके थोड़ी सी अजवाइन मिला करके प्रातःकाल गंगा जल के साथ आपको इनका सेवन करना चाहिए। इसकी जो नीम की एंटीबायोटिक जो शक्तियां हैं वो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को जन्म नहीं लेने देती। और इस दिन में अपने घर को साफ करके अच्छी तरीके से साफ सफाई करके घर की छत पर ध्वजा यानी पताका फहराना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए, जिससे घर में सदैव मंगल होता रहे। मां भवानी का श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी परिवार के साथ परिजनों के साथ मिलकर के अपने घर के आसपास जो भी देवी का मंदिर हो वहां आप दर्शन करने जाएं, वहां नारियल चुनरी अर्पित करें और रोजाना मंदिर जाने का आज से आपको नियम बना लेना चाहिए। आज के दिन घर में जागरण, चौकी या माता भवानी का जाप करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर के उत्तर पूर्व कोने में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठ करके आपको हवन यज्ञ इत्यादि भी करना चाहिए, ये भी आपके हित में है। प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेना है, अपने धर्म, जाति और गौ माता की रक्षा करें। आज के दिन से चिड़ियों के निमित्त सतंजा यानी 7 प्रकार के अनाज जिसे हम सप्तधान्य कहते हैं उसको रोज आपको चिड़ियों के लिए किसी खुले स्थान पर निकालना चाहिए और मिट्टी के बर्तन में पशु पक्षियों के लिए पीने के जल की व्यवस्था आपको अवश्य करना चाहिए। और आज के ही दिन से श्री दुर्गा सप्तशती या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 9 दिवसीय पाठ आरंभ करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गौ, ब्राह्मण, माता पिता, गुरु का आशीर्वाद लेकर के बड़ों का सम्मान आपको करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कल से नव संवत्सर आरंभ हो रहा है, किस प्रकार आपको नव संवत का आगमन आपको करना है, किस प्रकार आपको उसको स्वीकार करना है।
अब इसी के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि नव संवत्सर के साथ ही नवरात्र आरंभ हो जाते हैं। तो आइए आपको चलते चलते घट स्थापना का मुहूर्त क्या है ये आपको बता देते हैं। घट स्थापना के मुहूर्त के लिए देवी पुराण के अनुसार प्रातः काल का समय ही श्रेष्ठ बताया गया है, इसीलिए सुबह द्विस्वभाव लग्न में घट स्थापना करनी चाहिए। 21 मार्च यानी कल सूर्योदय प्रातः 6:34 पर होगा और द्विस्वभाव मीन लग्न प्रातः 7:44 बजे तक रहेगा, इसलिए 6:34 से लेकर के 7:44 तक घट स्थापना कर लेना बहुत श्रेष्ठ होता है। ये समय बहुत अच्छा होगा, अगर आप कल इस समय में कर सके तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ और मुहूर्त हैं, वो भी जान लीजिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:10 से आरंभ होगा, जो 12:58 तक चलेगा। इस समय में भी कलश स्थापना की जा सकती है। चौघड़ियों के हिसाब से घट स्थापना करने का जो समय होगा प्रातःकाल 8:04 से लेकर के 9 बजे तक के बीच में अगर आप करते हैं तो ये शुभ का चौघड़िया होगा, तथा 12:34 से लेकर के शाम 5 बजे तक अगर आप कर लें तो ये चर, लाभ और अमृत के चौघड़िए में भी घट स्थापना आप कर सकते हैं। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि हिंदू नववर्ष कैसा रहने वाला है और किस तरीके के उपाय हमें करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।